एवरीवन, दिस इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल सिंप्लीफाइंग एग्जाम्स। बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 4 वर्किंग इंस्टीट्यूशन को कवर करने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। शुरुआत करते हैं इस लेसन के इंट्रोडक्शन के साथ। चैप्टर है वर्किंग इंस्टीट्यूशन। अब देखिए, हमारी जो कंट्री है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेसी की एक अच्छी बात होती है कि यहाँ पे कोई भी जो डिसीजन होता है वो कोई सिंगल पर्सन नहीं लेता। कहने का मतलब यही है कि पावर जो होती है ना वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसे एक एग्जांपल के तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट के जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इनमें जो पावर होती है वो हॉरिजॉन्टल यानी कि इक्वल तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। उसी तरीके से हमें यह भी देखने को मिलता है कि हमारी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कोई सिंगल टाइप की नहीं है, मतलब 3 टाइप की है, 3 टीयर वाली है, जिसके अंदर सेंट्रल, स्टेट एंड जो लोकल गवर्नमेंट होती है, इस टाइप की हमें देखने को मिल जाती है। तो नाउ क्वेश्चन इसकी ये सारे काम कैसे करते हैं? ये सारे के सारे इंस्टीट्यूशन ही है। अब इनके जो तौर तरीके होते हैं वो बड़े अलग अलग होते हैं। किसी के पास पावर कुछ ज्यादा है तो कहीं पे कम है, और जो डिसीजन लेने वाली चीजें होती है ना वो भी अलग अलग टाइप से होती है। तो सारी की सारी चीजें बच्चों आपको इस लेसन में बताई गई है, जो कि हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोडक्शन की बात कीजिए तो शुरुआत यहाँ पे हम ओबीसी के बारे में समझेंगे। ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो ये जो ओबीसी है इसके थ्रू आपको ये बताया जाएगा कि जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से काम करती है। कहने का मतलब कि जो उनके डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। इसके अलावा हम पार्लियामेंट के बारे में जानेंगे, क्योंकि जितने भी रूल एंड रेगुलेशन निकलते हैं वो यहीं से ही निकलते हैं। और हमारी कंट्री के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर का जो पोस्ट है ना वो सबसे पावरफुल मानी जाती है रियलिटी में। उसी तरह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड जुडिशरी, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में हम बात करने वाले। होप सो कि बच्चों आपको थीम तो पता चल गया कि इस लेसन में हमें क्या क्या पढ़ना है। अब हम मेन कंटेंट के साथ शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन की। सो टॉपिक है बच्चों हमारा, हाउ इज अ मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, यानी कि जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज के जो डिसीजन होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं उसके बारे में हम समझते हैं। तो टॉपिक है इसका हमारा अ गवर्नमेंट ऑर्डर। देखिए, ऑन अगस्त 13, 1990 the government of India issued an order. It was called an office memorandum. तो कब की बात हो रही है बच्चों? 13 अगस्त 1990 की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू एक ऑर्डर इशू किया जाता है जो कि ऑफिस मेमोरेंडम होता है। अब ये जो नंबर है वो कुछ इस तरीके से है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पे OM का मतलब ऑफिस मेमोरेंडम के बारे में बात की जा रही है, नंबर यहाँ पे दिया गया और डेट यहाँ पे मेंशन की गई है। द जॉइंट सेक्रेटरी an officer in Department of Personnel and Training in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension signed the order। यानी कि बताया गया कि कौन कौन इसके अंदर जॉइंट सेक्रेटरी हो गया या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसके अलावा पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, इन सभी ऑफिसर ने क्या किए, इस सर्कुलर के ऊपर, इस ऑर्डर के ऊपर साइन किए। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये ऑर्डर किस चीज को रिलेटेड है, किसके बारे में बात हो रही है, और इसके अंदर ये जो डिफरेंट टाइप की जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे कैसे इसमें काम कर रही है। आइए उसी के बारे में बात करते हैं। इट वॉज क्वाइट शॉर्ट, बैरली 1 पेज। ये जो ऑर्डर था वो एक सिंगल पेज का था। इट लुक लाइक एन ऑर्डिनरी सर्कुलर और नोटिस दैट यू मे हैव सीन इन स्कूल। और ये जो एक सर्कुलर था वो एक ऑर्डिनरी, काफी साधारण सा था, जैसा आपके स्कूल में भी नोटिस आते हैं ना, जैसे बताया जाता है कि समर वेकेशन स्टार्ट हो रही है, एग्जाम की डेट शीट आ चुकी है, सारी चीजें आपको बता दी जाती है, ऐसी कुछ ये भी था। लेकिन द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर। सरकारें क्या करती है कि हर दिन 100 से ज्यादा ऐसे ही जो ऑर्डर्स है वो क्या करती है, इशू करते रहती है। आप देखते हो कि हमारे देश इतना बड़ा है तो रूल एंड रेगुलेशन आज छोटी से छोटी चीज पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, तो उसके लिए एक प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है जो कि कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, क्योंकि तभी तो लोग मानेंगे जब चीजें रिटर्न में होगी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न है, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। बट दिस वन वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकम अ सोर्स ऑफ कंट्रोवर्सी फॉर सेवरल ईयर। लेकिन जो मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था, यहां पर आप देख सकते हो, तो ये वाला जो ऑर्डर था वो ऑर्डिनरी नहीं था। अब वो नहीं क्यों था और इस ऑर्डर में ऐसी क्या बात की गई थी उसे आप समझिएगा, क्योंकि ये जो ऑर्डर था ना सेवरल ईयर यानी बहुत सालों तक एक कंट्रोवर्सी का इशू बना हुआ था। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें कही गई थी वो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो बच्चों ये ऑर्डर है वो कुछ इस टाइप से, जो कि एनसीईआरटी बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। आप यहां पर देख सकते हो डेट मेंशन की गई है, ऑर्डर नंबर यहां पे डाला गया है और सब्जेक्ट बताया गया है 27% रिजर्वेशन फॉर
फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस इन सिविल पोस्ट ऑब्लिक सर्विसेज। यानी कि ये जो ऑर्डर पास किया गया था, ये ऑर्डर था रिजर्वेशन से रिलेटेड, और किन के लिए? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास। अब ओबीसी को यहां पे मेंशन किया गया है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, यानी कि जो सामाजिक तौर पे और एजुकेशनली शैक्षणिक तौर पे पिछड़े माने जाते हैं, तो उनके लिए रिजर्वेशन लाया गया था, वो भी 27% तक का। तो ये सारा सबसे मेन चीज थी कंट्रोवर्सी को लेकर, क्योंकि जब बात रिजर्वेशन की आती है इंडिया के अंदर, तो हमेशा से आप ये देखते हो कि जो अलग अलग प्रकार के जो लोग हैं वो अपने डिफरेंट ओपिनियन शेयर करते हैं, कोई फेवर में बोलता है तो कोई अगेंस्ट में बोलता है। तो जब ये ऑर्डर लाया गया था ना, तब भी जो बहुत से लोग थे इसके फेवर में भी थे, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो रहे थे, क्योंकि उन्हें जॉब्स मिल सकती है जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते थे, और जो इस कैटेगरी से नहीं बिलोंग करते थे वो इस ऑर्डर का एक तरीके से इन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे और इसे बंद करने की डिमांड कर रहे थे। अब इस ऑर्डर में कैसी कैसी बातें कही गई थी और इसका फाइनल चीजें हुई क्या, और इस चीज को बताने के लिए इनका मेन पर्पस क्या है, उसके बारे में हम समझते हैं। अब देखिए, दिस ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इट सेड दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर रिजर्व्ड फॉर SEBC, यानी कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। तो सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये बात की गई थी कि 27% जो वैकेंसीज है सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज की, उसके ऊपर जो राइट होगा अब सिर्फ इन्हीं लोगों का होगा जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से बिलोंग करते हैं, यानी कि कोई अदर कैंडिडेट उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता अगर वो इस वाली कैटेगरी में नहीं आता है। तो SEBC इज अनदर नेम फॉर ऑल दोज हु बिलोंग टू द कास्टेज दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि इसको वो कास्ट कंसिडर किया गया है जो कि सोशली क्या है, काफी बैकवर्ड माने जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे कि SC एंड ST, SC जो रेफर करता है वो शेड्यूल कास्ट के लिए करता है, और ST जो रेफर करता है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रेफर करता है। ठीक है, तो पहले से जो रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया जा रहा था स्टार्टिंग से, वो SC और ST कैटेगरी के लोगों को ही करवाया जा रहा था, लेकिन इसके अलावा एक तीसरा रिजर्वेशन कोटा लाया गया था जिसका नाम OBC रखा था। शुरुआत में इसे सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के नाम से जाना जा रहा था। अब ये कैसे कैसे हुआ था, ये सारी चीजें के बारे में हम जान ही रहे हैं। The benefit of job reservation was till then available only scheduled castes and scheduled tribes। तो मैंने जैसा आपको बताया कि पहले जो बेनिफिट मिलता था जॉब रिजर्वेशन का वो सिर्फ SC एंड ST कैटेगरी वाले लोगों को ही मिलता था। नाउ अ थर्ड कैटेगरी कॉल SEBC वाज इंट्रोड्यूस। अब तीसरी भी कैटेगरी आ चुकी है। ओनली पर्सन हु बिलोंग टू द बैकवर्ड क्लासेस वर एलिजिबल दिस कोटा फॉर 27% ऑफ जॉब्स, अदर कुड नॉट कॉम्पीट फॉर दीज जॉब्स। तो जैसा कि हम इतनी देर से बात कर रहे हैं उसी से रिलेटेड है। दिस ऑफिस मेमोरेंडम वाज द कल्मिनेशन ऑफ अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट। तो ये जो मेमोरेंडम लाया गया था ना, ये काफी लंबे टाइम तक रहा था, यानी कि अटका हुआ था। इसका जो टाइम पीरियड था वो बहुत लंबा चले गया था। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन इन 1979। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका बैकग्राउंड समझा देता हूं, वरना आपको कंफ्यूजन भी हो सकती है। अब देखिए क्या था कि जब हमारा जो कंट्री है 1947 से पहले ही, तो ये तो पहले से ही फिक्स्ड था कि SC ST के लिए जो है वो रिजर्वेशन दिया जाएगा आफ्टर इंडिपेंडेंस, और वो ऐसा ही हुआ। ठीक है, लेकिन जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके माइंड में एक चीज भी थी कि एक तीसरा वर्ग भी है, एक थर्ड क्लास भी है जो कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड मानी जाती है। तो इनके ऊपर बात की गई थी। सो दैट्स अ रीजन 1953 में फर्स्ट एक रिपोर्ट लाई गई थी। उस रिपोर्ट का नाम था काका कालेलकर। अब ये जो रिपोर्ट थी वो काका कालेलकर के द्वारा ही लाई गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये पास नहीं हो पाई थी। यानी कि जो रिजर्वेशन देने की बात की जा रही थी थर्ड लोगों को, यानी कि जो OBC वाली कैटेगरी में आएंगे, तो वो पास नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन इन 1979। तो अब क्या करते हैं सरकार, क्या करते हैं, दूसरा ये कमीशन ला देती है 1979 में। अब इस कमीशन को जो हेडिट किया जाता है वो BP मंडल, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है, इसलिए इनके नाम से ही जाना जाता है। हेंस इट वाज पॉपुलरली कॉल्ड द मंडल कमीशन। सो दैट्स अ रीजन कि इसे मंडल कमीशन के नाम से भी जाना जाता है OBC वाले को, क्योंकि ये लाया गया था इन्हीं की अध्यक्षता में।
It was asked to determine the criteria to identify the socially and educationally backward classes in India and recommended step to be taken for their advancement. तो इसमें यही बात की गई थी कि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना है जो कि SEBC कैटेगरी में आ रहे हैं और कुछ सुझाव देना, कुछ रिकमेंडेशन देनी है और ताकि वो अपना ग्रो कर सके। द कमीशन गिव इट्स रिपोर्ट इन 1980, तो इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट थी वो 1980 में दी एंड मेड मैनी रिकमेंडेशन, और इसके बाद इन्होंने बहुत सारी क्या दी, रिकमेंडेशन दी, यानी कि सिफारिशें दी कि इस कैटेगरी के लिए क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए रिजर्वेशन से रिलेटेड। One of these was the 27% of government job be reserved for the socially and educationally backward classes। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट यही था कि भैया जो जॉब्स होगी गवर्नमेंट से रिलेटेड वाली, उसके अंदर 27% ना आप रिजर्वेशन दे दो इस कैटेगरी के लोगों को। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशन वर डिस्कस इन द पार्लियामेंट। अब जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी अगर कानून बनता है तो वो हमारी पार्लियामेंट में ही बनता है। अब इसके बारे में बात हो रही है तो पार्लियामेंट में कानून कोई आसानी से थोड़ी बन जाता है, वैसे बन भी जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जब कोई ऐसा कानून की बात की जाती है जहां पे हो सकता है कि लोग फेवर और अगेंस्ट दोनों हो जाएंगे, तो आप ये मान के चलेगा कि बच्चों पार्लियामेंट के अंदर जो डिबेट एंड डिस्कशन है वो ज्यादा हो जाती है। यानी ऐसे बहुत सारी चीजें होती है कि जो 99% तक सक्सेसफुल हो चुकी है, कानून बनने ही वाला है, अप्रूवल आने ही वाला है, लेकिन 1% की वजह से वो रिजेक्ट हो जाता है, फिर दोबारा से उसके ऊपर बात की जाती है, यानी कि डिबेट एंड डिस्कशन पार्लियामेंट में किया जाता है। तो यही चीज है हमारी पार्लियामेंट से रिलेटेड और इसी के बारे में भी यही बात हो रही है फॉर सेवरल ईयर। और ऐसे ही देखते देखते बहुत सारा समय होगा। मैनी पार्लियामेंट्री एंड पार्टीज केप्ट डिमांडिंग द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कमीशंस रिकमेंडेशन। तो बहुत सारी पार्टियां आई उस दौरान में जिन्होंने बात करी थी कि जो ये SEBC वाली कैटेगरी है उसको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट किया जाए और जो रिजर्वेशन है इन कैटेगरी को प्रोवाइड करा दिया जाए। सो यहां तक अभी तक सिर्फ बात ही हो रही है, अभी तक इस कैटेगरी के लिए कोई भी कानून पास नहीं हुआ है। बट फाइनली देन कम द लोकसभा इलेक्शन ऑफ 1989। जब 1989 में लोकसभा का इलेक्शन आता है तो फाइनली डिसीजन ले लिया जाता है। होता क्या है देखिए, इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो, अब इसमें होता है कि एक पार्टी है जिसका नाम है जनता पार्टी, जनता दल आप कह सकते हो, ठीक है। तो वो प्रॉमिस करती है अपने मैनिफेस्टो में, यानी कि मैनिफेस्टो का मतलब होता है कि घोषणा पत्र। जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शंस में अपना चुनाव लड़ती है तो वो उससे पहले अपनी कुछ पॉलिसीज को ना शेयर करती है आम जनता के सामने, जिसके अंदर वो कुछ प्रॉमिसेस करती है कि अगर वो जीत जाते हैं इलेक्शन तो वो ये काम करेंगे, जिसे वो अपना घोषणा पत्र में लिख लेते हैं, जिसे हम मैनिफेस्टो के नाम से जाना जाता है। ऑल्सो क्या आता है आप समझ चुके होंगे। इन इट्स इलेक्शन मैनिफेस्टो द जनता दल प्रॉमिस्ड दैट इफ वोटेड टू पावर इट वुड इंप्लीमेंट द मंडल कमीशन रिपोर्ट। अगर जनता दल जीत जाती है इलेक्शन 1989 का तो वो क्या करेगी, मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट है उसे इंप्लीमेंट कर देगी। चलिए देखते हैं आगे, देख क्या होता है। द जनता दल डिड फ्रॉम द गवर्नमेंट आफ्टर दिस इलेक्शन। और फाइनली क्या होता है कि जनता दल वो इलेक्शन जीत भी जाती है और उसके बाद जैसा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया था कि वो मंडल कमीशन की रिपोर्ट को क्या करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, लागू करेगी, तो उन्होंने ऐसा भी किया। इट्स लीडर VP सिंह बिकम द प्राइम मिनिस्टर, और जो उनके लीडर थे वो VP सिंह थे जो कि देश के प्रधानमंत्री बने। सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। अब इसके बाद देखिए क्या क्या प्रोसेस हुआ। गवर्नमेंट बन गई है, अब उनको ये कमीशन को इंप्लीमेंट करवाना है। देखिए सबसे पहले द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस्ड द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन। तो सबसे पहले क्या होता है, मैंने आपको बताया था हमारे पार्लियामेंट के अंदर 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है प्रेसिडेंट, दूसरा होता है लोकसभा, तीसरा होता है राज्यसभा। ये 3 चीजों का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो देश राष्ट्रपति क्या कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं पार्लियामेंट को और वो अनाउंस कर रहे हैं उस गवर्नमेंट की इंटेंशन को जो कि जीत चुकी है, यानी कि जनता दल को, कि वो बोल रहे हैं कि जो जनता दल है वो मंडल कमीशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं जो उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, यानी कि जो उन्होंने सिफारिशें दी थी। अब होता क्या है, ऑन 6 अगस्त 1990 द यूनियन कैबिनेट टुक अ फॉर्मल डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन।
अब जो यूनियन कैबिनेट है वो एक तरीके से फॉर्मल डिस्कशन करती है कि इसको हम कैसे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को। चलिए नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर जो वीपी सिन्हा है इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट दिस डिसीजन थ्रू अ स्टेटमेंट इन बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यानी कि लोकसभा राज्यसभा में जो वीपी सिंह है जो देश के प्रधानमंत्री उस समय बने हुए हैं, अब वो ये अनाउंस कर देते हैं कि लोकसभा राज्यसभा में अब एक बिल लाया जाएगा और इस बिल के ऊपर अब चर्चा होगी, डिबेट एंड डिस्कशन होगा लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट वाज सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब इसके बाद जो डिसीजन होता है वो कैबिनेट सेंड कर देते हैं कहां पे, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के में। द सीनियर ऑफिसर ऑफ द डिपार्टमेंट ड्राफ्ट एंड ऑर्डर इन लाइन विद द कैबिनेट डिसीजन एंड टुक द मिनिस्टर अप्रूवल। तो जो सीनियर ऑफिसर होते हैं डिपार्टमेंट के वो क्या करते हैं कि वो एक तरीके का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और वो मिनिस्टर से अप्रूवल लेने के लिए, ठीक है। इसके बाद एन ऑफिसर साइन द ऑर्डर, फाइनल जो काम होता है वो ऑफिसर का होता है, वो एक ऑर्डर को साइन करता है किसके बिहाफ पे, ऑन द बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट जो कि उस समय की करंट गवर्नमेंट थी। दिस वाज हाउ OM यानी कि ऑफिस मेमोरेंडम नंबर ये जो दिया गया है वाज बोर्न ऑन, यानी कि ऑर्डर जो बनाया जा रहा है वो 13 अगस्त 1990 को बनाया जा रहा है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ, इसके कुछ अगले महीने 2-3 महीने के बाद, दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इश्यू इन द कंट्री। अब सारी चीजें पब्लिकली हो जाती है, यानी कि अभी तक वो चीजें पब्लिकली नहीं हुई थी। यानी कि देख रहे हो वर्किंग इंस्टीट्यूशन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, ये इसी के एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक तरीके से पहले ओबीसी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, देन उसकी रिकमेंडेशन को देखा जा रहा है, फिर उसको इंप्लीमेंट कर लेकर बात की जा रही है। मैनिफेस्टो में प्रोमिसेस किए जा रहे हैं कि अगर हम जीत जाते हैं हम कर देंगे। डिफरेंट टाइप की पार्टी, जनता दल जीत रही है, फिर डिबेट एंड डिस्कशन हो रही है, पार्टी में फॉर्मल मीटिंग हो रही है, वीपी सिंह अनाउंस कर रहे हैं कि लोकसभा राज्यसभा हम लाने वाले हैं। फिर इसके बाद वो पब्लिश कर दिया जाता है ऑर्डर नंबर, जो कि अब कह सकते हो जब वो पब्लिश हो जाता है तो वो पब्लिक में आ जाता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ दिस वाज द मोस्ट हॉटली डिबेटेड इशू इन द कंट्री, फॉर वो एक मुद्दा बन जाता है, एक इशू बन जाता है, काफी गर्म इशू। न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, वर फुल ऑफ डिफरेंट व्यू एंड ओपिनियन ऑन दिस इशू। अब इसके ऊपर क्या होगा कि लोग अपने ओपिनियन शेयर करेंगे, मीडिया के थ्रू बताया जाएगा कि इसके बेनिफिट क्या है, इसके लॉसेस क्या है, लोग अपने ओपिनियन शेयर करेंगे कि ये फेवर में है उनके या फिर फेवर में नहीं है, या फिर उसे वो क्रिटिसाइज करेंगे। ऐसे अक्सर आप देखते हो आज के समय भी ये सारी चीजें होती है। इट लेड द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एंड काउंटर प्रोटेस्ट, सम ऑफ विच वर वायलेंट। यानी कि जब ये ऑर्डर इशू किया गया तो इसके बाद क्या हुआ कि जब ये इतना बड़ा इशू बन गया तो इसके अगेंस्ट में और इसके फेवर में दोनों तरफ एक प्रोटेस्ट हुआ और काउंटर प्रोटेस्ट भी हुआ, और कहीं कहीं पर तो ये वायलेंट भी हो गया। पीपल रिएक्ट स्ट्रांगली बिकॉज दिस डिसीजन अफेक्टेड द थाउजेंड ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी। और पीपल्स जो थे उन्होंने स्ट्रांगली एक तरीके से रिएक्ट भी किया इस डिसीजन के, क्योंकि यहां पे बात थी थाउजेंड ऑफ जॉब्स की। Some felt that existence of inequalities among people of different caste in India necessitated job reservations. उन्होंने ऐसा कहा जो कि इसके फेवर में एक तरीके से बात कर रहे हैं कि देखिए देश के अंदर एक तरीके से इनइक्वालिटीज हैं लोगों के बीच में जॉब्स को लेकर। सो दैट्स अ रीजन। अगर ओबीसी जो कमीशन की बात की जा रही है, ओबीसी रिजर्वेशन कोटा आ जाता है 27% वाला, तो इनसे उन लोगों को ज्यादा फायदा होगा जिनके साथ इनइक्वालिटी जॉब्स में की जाती है, इन्हें जॉब नहीं प्रोवाइड कराई जाती, ताकि वो भी अपना स्टेटस ऊपर कर सके इस रिजर्वेशन के बिहाफ पर। दे फेल्ट दिस वुड गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटी हु सो फार हैड नॉट एडुकेटली बीन रिप्रेजेंटेटिव इन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यानी कि इससे उन कम्युनिटी के लोगों को फायदा होगा जिनका रिप्रेजेंटेशन नाम मात्र का या फिर है ही नहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के अंदर, ताकि इनको थोड़ा पुश किया जाए और ये फ्रंट लाइन पर आए, अपने रिप्रेजेंटेटिव बने और अच्छे तरीके से काम करे, जिससे इनका भी भला हो सके, इनकी कम्युनिटी वालों का भी भला हो सके। और एक इंस्पिरेशन नाम की चीज है, रिजर्वेशन को लेकर ऐसे ही जो होती है चीजें बताई जाती है। लेकिन इसके अलावा ये तो फेवर में बात कर रहे हैं, लेकिन अगेंस्ट में कैसे बात कर रहे थे वो भी जरा जान लीजिएगा, क्योंकि हमें दोनों साइड से समझने की कोशिश है। अदर फेल्ट दैट दिस वाज अनफेयर एज इट वुड डिनाई इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी to those who did not belong to backward community।
बाकी के लोग थे वो यही मान रहे थे कि देखो हम तो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये तो हमारे साथ अनफेयर हो रहा है, यानी कि इन पोस्ट के ऊपर सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे जो कि इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो नहीं करता वो नहीं कर पाएगा। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इनके साथ ये इनइक्वालिटी हो रही है, अनफेयर हो रहा है। They would be denied jobs even though they could be more qualified। अगर वो ज़्यादा क्वालिफाइड भी होते हैं तब भी उनको वो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये तो अब रिजर्व कर दी गई है ओबीसी कैटेगरी के लिए। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा था। इसके अलावा सम फेल्ट दैट दिस वुड परपेचुएट कास्ट फीलिंग्स अमंग पीपल एंड हैम्पर नेशनल यूनिटी। यानी कि ये रिजर्वेशन कोटे आ जाने की वजह से क्या होगा कि जो इंडिया की नेशनल यूनिटी है ना, वो खतरे में आ सकती है, और जो कास्ट फीलिंग है वो और ज़्यादा बढ़ सकती है, यानी कि लोग डिस्क्रिमिनेट की ओर और ज़्यादा चले जाएंगे। तो उन लोगों का कुछ ऐसा मानना था। बट अब फाइनल डिसीजन क्या आता है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि वर्किंग इंस्टीट्यूशन जो आपके चैप्टर का नाम रखा गया है, तो ये इंस्टीट्यूशन काम आखिरकार कैसे करते हैं, क्योंकि एक सीधी लाइन वाली बात यहाँ पे है ही नहीं। बहुत सारे प्रोसेस से यहाँ पे क्या होना था, गुजरना पड़ता है, और फेवर में अगेंस्ट में बहुत सारी चीजें आती है। आप भी देख सकते हो कि कितना लंबा ये प्रोसेस हो चुका है। नाउ क्वेश्चन इज की हु रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट, यानी कि जो भी इतना ये विवाद हो रहा है इसका सॉल्यूशन कौन निकालेगा। देखिए हम जानते हैं कि हमारी जो इंडिया की डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी मानी जाती है, और यहाँ पे जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं कर सकता। तो इसीलिए जो ये डिस्प्यूट हुआ है इसका जो सॉल्यूशन है, जो रिजॉल्व करेगा वो भी कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, और उसके अदर पार्ट यानी कि हाई कोर्ट करेगा। द सुप्रीम कोर्ट जो कि देश में सिर्फ एक ही है, और हाई कोर्ट अलग अलग स्टेट की अपनी अपनी होती है, लेकिन सारे काम इंडिया के लिए कर रहे हैं। द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इन इंडिया सेटल डिस्प्यूट अराइजिंग आउट गवर्नमेंट डिसीजन। तो वही उसका निर्णय लेगी। अब वो निर्णय कैसे लेगी उनके ऊपर भी प्रेशर रहता है। वो वहां पे फैक्ट से रिलेटेड एविडेंस के बेसिस पे काम करती है, ना कि किसी की फीलिंग्स के बिहाफ पर। सम पर्सन एंड एसोसिएशन अपोज्ड टू दिस ऑर्डर फाइल्ड अ नंबर ऑफ केसेस इन द कोर्ट्स। तो ऐसे में क्या हुआ था कि बहुत से ऐसे लोग और बहुत से ऐसी एसोसिएशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने क्या किया था कि वो इस जो रिजर्वेशन की बात की जाए इसके अपोज्ड थी, और उन्होंने कह सकते हो कि बहुत सारी ऐसी फाइल जो थी वो कोर्ट के अंदर ऑर्डर करी थी। तो क्या होता है, दे अपील्ड टू द कोर्ट टू डिक्लेयर द ऑर्डर इनवैलिड एंड स्टॉप इट्स इम्प्लीमेंटेशन। और वो कैसे मानते हैं कि ये जो ऑर्डर निकाला जा रहा है ओबीसी वाला, इसको एक तरीके से बंद कर देना चाहिए और इसे इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट कैसे डिसीजन ले रही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बंच ऑल दीज केसेस टुगेदर। तो जितनी भी फाइल आ रही हैं, याचिकाएं जिसे हम पीएल कहते हैं, वो एक साथ उसे मर्ज कर देती है और एक ही बार में डिसीजन लेने का ये निर्णय लेती है। अब वो कैसे लेती है, दिस केस वॉज नोन एज द इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो इस केस का नाम ये रखा गया था। अब इसके अंदर 11 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियर्ड आर्गुमेंट्स ऑफ बोथ साइड्स, और 11 जजों की बेंच तैयार की जाती है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो कि दोनों साइडों की जो दलीलें हैं, जो फेवर में बात कर रहे हैं, जो अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, वो सुनेगी। By a majority, the Supreme Court judges in 1992 declared that this order of the government of India was valid। तो सारी चीजें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मेजॉरिटी ऑफ जजेस ये डिसीजन लेते हैं कि 1992 के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया था, जो इसे हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, वो वैलिड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से। यहाँ पे जो बेंचेस है वो 11 की रखी गई है। ज्यादातर क्या होता है, जितनी भी जब बड़ी सुनवाई होती है ना, तो बेंचेस ऐसी रखी जाती है ऑड नंबर के अंदर, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे रखी जाती है। और इसका एक मेन रीजन ये भी है कि देखिए हो सकता है कि अगर 3 जजेस की बेंचेस हैं, तो ये अगर तीनों ही एक तरीके से एडमिट करते हैं कि ये चीज सही है, या फिर एडमिट ये नहीं करती कि ये चीज गलत है, तो वो वहीं पर ही वो खत्म हो जाता है ना। अगर सपोज करो कि एक जज बोलता है कि ये चीज सही है और तीसरा जज या दूसरा जज बोलता है ये चीज गलत है, तो जो फाइनल डिसीजन होता है अगर वो जिसके ही फेवर में जाएगा तो वो चीज मान ली जाती है। इसलिए ऑड का रेशियो ज्यादा रखा जाता है। ठीक है, ये कॉमन से नॉलेज थी। अब यहां तक तो ये वैलिड मान लिया गया था जितनी भी दलीलें दी गई थी। इसके अलावा एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट
आस्क द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ साथ कुछ सजेशन भी दिए थे और उन्होंने बोला था कि आपको क्या करना है कि जो आप ये अपने जो ऑर्डर ला रहे हो ओबीसी से रिलेटेड, इसके अंदर आपको कुछ अमेंडमेंट करने हैं, कुछ चीजों को चेंज करना है। अब वो क्या कहा था, ये बात थी कि इट सेड दैट वेल टू डू पर्सन अमंग द बैकवर्ड क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। यानी कि ओबीसी रिजर्वेशन वही लोग ले सकते हैं जो कि काफी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माने जाते हैं, वो लोग नहीं जो कि इस कैटेगरी में तो है लेकिन वो स्टेटस में काफी अच्छे है, वेल टू डू है। तो इसलिए ओबीसी के अंदर ना दो टर्म्स यूज की जाती है, एक टर्म होती है ओबीसी क्रीमी लेयर और दूसरी टर्म होती है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। जो क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंदर आते हैं ओबीसी, तो इसका मतलब है कि उनका सोसाइटी के अंदर जो स्टेटस है वो काफी अच्छा है, यानी वो अच्छा अर्न कर रहे हैं, अच्छी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, तो इसलिए उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए। और इसके अलावा जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको इस रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था गवर्नमेंट को। तो यहां पर अब ये सवाल भी आता है, अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन आर एट वर्क इन द रनिंग ऑफ योर स्कूल, कि आपके स्कूल में ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट जो ऐसे काम कर सकता है। वुड इट बी बेटर इफ अ वन पर्सन अलोन टुक ऑल द डिसीजन रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ योर स्कूल। क्या ये सही बात होती है कि एक ही बंदा सारे डिसीजन आपके स्कूल के ले रहा है? ये सोचने वाली बात है। कमेंट सेक्शन में आप क्या बोलते हैं, अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। बट फाइनली अगर हम इस केस की बात करें तो बच्चों, पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशू अनदर ऑफिस मेमोरेंडम ऑन 8 सितंबर 1993। और इसके बाद क्या हुआ था कि ये जो ओबीसी वाला रिजर्वेशन कोटा था उसे इंप्लीमेंट कर दिया गया था। इंप्लीमेंट के बाद भी ना हमारे देश के अंदर बहुत सारे वायलेंस भी हमें देखने को मिले थे, बट उस टाइम से लेकर आज तक बच्चों जो ओबीसी है वो थर्ड कैटेगरी में माना गया, यानी कि एससी, एसटी एंड ओबीसी जो रिजर्वेशन कोटा है वो आज के समय एप्लीकेबल है वेरियस पोस्ट के अंदर, स्पेशली इन गवर्नमेंट जॉब एंड जो स्कूल्स होते हैं ना उसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज थी। होप सो कि बच्चों आपको अच्छे से ये आइडिया मिल चुका होगा कि जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से काम करती है। तो हर चीज का यहाँ पे सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है। होप सो कि आप ये टॉपिक इसके थ्रू अच्छे से समझ चुके हैं। आगे बात करते हैं द डिसीजन मेकर्स, कि हमारे देश में निर्णय कौन लेता है, निर्णय करने वाले लोग कौन होते हैं। ज्यादातर देखोगे प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। देखिए एक्चुअल में तो नहीं, बट रिटर्न के अंदर जो प्रेसिडेंट है, जो देश का राष्ट्रपति है, वो फर्स्ट पर्सन कहलाया जाता है। तो वो काफी पावरफुल है रिटर्न में, थ्योरी बेसिस पे। ठीक है, क्योंकि जितने भी साइन करने होते हैं, अगर कोई लॉ बन रहा है तो वो उसी के ही साइन से ही बनेगा, जो कि फिर उसके बाद पूरे देश में उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। तो वो काफी हाईएस्ट पोस्ट पे माना जाता है, ये डिसीजन मेकर में सबसे ऊपर माना जाता है। इसके अलावा एक्चुअल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। हमारे देश में एक्चुअल पावर प्राइम मिनिस्टर के पास है, जबकि यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के पास है। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो गवर्नमेंट का हेड होता है एंड एक्चुअली एक्सरसाइज ऑल गवर्नमेंटल पावर। तो जितने भी गवर्नमेंटल पावर होती है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर के थ्रू ही ली जाती है। ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग। जो उसकी अपनी एक कैबिनेट होती है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप की जो पोस्ट होती है, वहां पे वो अपने लीडर्स को चूज करवाता है। तो वो सारे के सारे जो डिसीजन होते हैं वो एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर के अंडर में ही लिए जाते हैं मीटिंग के थ्रू। ठीक है, तो उसके काम करने के लिए कैबिनेट मीटिंग होती है। अब ये कैसे काम करती है वो हम आने वाले टॉपिक में जरूर पढ़ेंगे। इसके अलावा पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस। जो पार्लियामेंट होती है उसके अंदर 3 चीजों के बारे में बात की जाती है। एक होता है प्रेसिडेंट जो कि एड्रेस करता है, और दो जो है वो है लोकसभा एंड राज्यसभा। ये टॉपिक हमारा सेकंड और थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। द प्राइम मिनिस्टर मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर। प्राइम मिनिस्टर तब तक प्राइम मिनिस्टर है जब तक लोकसभा में उसके पास अपने एमपी यानी कि मिनिस्टर का कह सकते हो कि सपोर्ट है 5 ईयर तक। अगर 5 ईयर में अगर ऐसा लगता है कि जो मिनिस्टर है वो अपना सपोर्ट वापस ले लेते हैं तो प्राइम मिनिस्टर को उसी टाइम वहां पे रिजाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा फर्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हमने बेसिकली ये जाना था कि जो इंस्टीट्यूशन है वो किस तरीके से काम करते हैं, और एग्जांपल हमने ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास का लिया था। होप सो कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। बाकी वेट कीजिएगा सेकंड और थर्ड पार्ट का, जिसमें हम बात करेंगे पार्लियामेंट यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट से रिलेटेड। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।